स्लाइड दिख रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो टर्मिनेशन समझ आया? कुछ डाउट है और टर्मिनेशन में? आगे सर समझ। ठीक है, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। फिर ये टेबल है भाई, उसी का फंक्शन है जो हमने डिस्कस किया है, सबका क्या क्या फंक्शन है ना। ये देखो, ये वाला डायग्राम देख लो, इसमें और क्लियर हो जाएगा कि कैसे बैक्टीरिया में आपका ये दिख रहा है, सर्कल वाला डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, देखो ये बैक्टीरिया सेल है। ठीक है, इसमें आपका ये देखो, ये बाय डायरेक्शनल चल रहा है, ये देखो ये। और ये वाला जो है आपका, ये टर्मिनेशन सीक्वेंस है। ठीक है, ये आपका रेप्लिजोम है, ये टर्मिनेशन सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से ये मूव करता है ना। तो ये इस तरह से मूव करता है, और जैसे ये वाला सीक्वेंस पहुंचेगा, जैसे ये सेल है आपका इलोंगेशन हो गया, ये धीरे से आपका ये सीक्वेंस आएगा, ये सीक्वेंस आया यहाँ पर, और जैसे ये सीक्वेंस आएगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉपी बन गया, और जैसे ही आपका क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, आपका सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये एक ओवरव्यू है। तो दोनों सेल्स को अपनी अपनी डीएनए कॉपी मिल गई, उसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा, और फिर आपका नया सेल बन जाएगा, है ना। क्लियर हुआ इतना? कौन सा स्लाइड दिख रहा है अभी आप लोग को? समरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये वही समरी जो मैंने बताया अभी। ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हो, पूरा स्टेप वाइज लिखा हुआ है। स्टेप वाइज 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, 3 में क्या हो रहा है, ठीक है, 4 में क्या हो रहा है ना, और ये आपका 5 है। तो ये पूरा इसमें अच्छा दिया हुआ है। ये आपका आरएनए प्राइमर यहाँ पर देखो अलग कलर में बना हुआ है, एंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, याद रखना ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है वो बैक्टीरिया में ज़्यादा लॉन्ग होता है, मतलब वो 1000 to 2000 होता है। ठीक है, किसमें? बैक्टीरिया में 1000 से 2000 होता है। लेकिन वही आपका यूकैरियोट्स में जो है वो बेस पर, यूकैरियोट्स में जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो 100 होता है। ठीक है, किसमें? यूकैरियोट्स में 100 बेस पेयर के आसपास का होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद फिर से ये टेबल है, इसमें एक दो चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था। ये जो आपका प्राई ए प्राई बी सी, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है आपका क्या है, जो आपका प्राइमेज बन रहा है। ठीक है, ये सब तीनों क्या है, प्राइमोसोम असेंबली है। ठीक है, इसको प्राई ए प्राई बी प्राई सी के नाम से दे दिया है। तो जो आरएनए प्राइमर बनाने के लिए प्राइमोसोम असेंबली की जरूरत पड़ती है, तो ये सब उसके प्रोटीन है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास, जितना मैंने येलो हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब जो है वो एसोसिएट प्रोटीन्स है ना, जो कि आपके प्राइमोसोम असेंबली बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये फिर एक टेबल है। हाँ, ये आपको याद रखना, फंक्शन दिख रहा है आपको डीएनए पॉलीमरेज का टेबल। यस सर। ठीक है, इसको आज अच्छे से करते हैं, उसके बाद क्लास वाइंड करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है ना। तो ये देखो, सबसे पहले क्या आपका डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज में क्या होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अभी हम इसको डिस्कस नहीं किए थे। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या समझते हो आप लोग? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब डीएनए में आपका जो वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, ठीक है, उस न्यूक्लियोटाइड में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो किस बेस पे वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, उसका जो पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, उसके कंपेयर में वो क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, तो उसमें कहीं कुछ बेस पेयर जो है वो मिसमैच ना हो जाए। अगर एक भी बेस पेयर मिसमैच हुआ तो क्या होगा, आपका म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ए की जगह अगर टी है तो वो ए जो है वो आपका यहाँ पर टी ही होना चाहिए। ठीक है, अगर जी है तो नीचे यहाँ पर सी होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा बाइंडिंग है या का कुछ भी यहाँ पर चेंज हो जाता है
तो उसको वो रिमूव करके जो है वहाँ पर करेक्ट वाला आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, उसी को आपका प्रूफ रीडिंग कहते हैं। और ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पॉलीमरेज की जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो बेसिकली क्या होता है 3 to 5 डैश होता है, याद रखना। ठीक है, क्या होता है 3 to 5 डैश होता है। ठीक है, 3 to 5 डैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। पॉलीमरेज एक्टिविटी जो होता है वो आपका 5 to 3 डैश होता है, लेकिन जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो 3 to 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, याद रखना। एक्सोन्यूक्लियस की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको जो रॉन्ग मिस मैच है उसको रिमूव भी करना पड़ता है। ठीक है, तो वो उसको रिमूव करेगा और उसके बाद अपनी पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी से जो करेक्ट वाला उसको ऐड करेगा। ठीक है, दूसरा आपका है, इसमें कंपेयर कर लेते हैं। इसमें भी तीनों में सेम है आपका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, 3 to 5 डैश होगा और 3 to 5 डैश होगा। ठीक है, इसको याद रखना। पॉलीमरेज 3 में भी आपका, थर्ड में भी आपका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3 to 5 ही होगा, है ना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 और 2, ठीक है, बेसिकली कहाँ यूज होते हैं आपका डीएनए रिपेयर में यूज होते हैं। ठीक है, डीएनए रिपेयर में यूज होते हैं। 2 जो है आपका पूरा डीएनए रिपेयर में ही यूज होगा, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ डीएनए रिपेयर। ठीक है, और 1 आपका डीएनए रिपेयर प्लस आपका डीएनए रेप्लिकेशन के समय भी यूज होता है। ठीक है, अब पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी 5 to 3 days, ये भी एक्टिविटी होता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए पॉलीमरेज 1 में आपका 5 to 3 days एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होता है, ये याद रखना है। ठीक है, 3 to 5 days तो होता है प्रूफ रीडिंग के लिए, और ये जो होता है आपका रिपेयर के समय जब जरूरत पड़ती है उसके लिए होता है। ठीक है, 5 to 3 days एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है पॉलीमराइजेशन रेट। तो पॉलीमराइजेशन रेट मतलब क्या समझते हो कि ये पर सेकेंड कितनी न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है ना। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो पर सेकेंड 16 to 20, 16 से 20 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। वही अगर आप इसकी बात करो 2 की, तो 40 न्यूक्लियोटाइड को, और थर्ड की बात करो पॉलीमरेज थर्ड, तो वो कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है 250 से 1000 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो आपका 250 से 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड करता है ना। तो सबसे जो एक्यूरेसी जो होता है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में ही होता है। ठीक है, इसलिए वो मेन पॉलीमरेज एंजाइम है। ये लिखा भी है हैविंग हाईएस्ट पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी जो होता है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोसेसिविटी जो है, तो ये आपका कितने न्यूक्लियोटाइड जो है वो बिफोर डिसोशिएट होने से पहले कितना न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, समझ आ रहा है। मतलब एक बार अगर पॉलीमरेज एंजाइम ऐड हो गया तो वो एक बार में कितना न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। ठीक है, तो वो 3 to 200 किसके लिए है, पॉलीमरेज 1 के लिए है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो 1500 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। और वही आपका इसका देख सकते हो आप, मोर देन 50,000, 5 लाख, 5 लाख, मोर देन 5 लाख जो है 5 लाख से ज्यादा ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। कौन, पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको फंक्शन पता होना चाहिए, है ना। कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जनरली जो है वो तीनों में ही होती है ना। इसमें लिखा हुआ देखो तीनों में होता है, इसमें भी बताया है, इसमें भी है, थर्ड में और फर्स्ट में भी है। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी तीनों में होती है ना। उसमें 1 और 2 जो है बेसिकली रिपेयर में आते हैं। ठीक है, और मेन जो पॉलीमराइजिंग एंजाइम जो है वो आपका थर्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इतना क्लियर हुआ, टेबल में कुछ डाउट है। सर प्रोसेसिविटी आप एक बार और बताएंगे क्या, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, प्रोसेसिविटी में क्या होता है, जो जब भी कोई भी आपका डीएनए पॉलीमरेज जब ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो कितना न्यूक्लियोटाइड प्रोसेस कर सकता है, मतलब कितनी लंबी चेन वो बना सकता है, समझ आ रहा है। एक बार वो अटैच होने के बाद जो फंक्शन स्टार्ट करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो बेसिकली कितना न्यूक्लियोटाइड का बनाता है 3 to 200, मतलब 200 न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता जाता है एसोसिएट होने से पहले। मतलब वो जो चैन है न्यूक्लियोटाइड का चैन जो है वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स का। सेम वैसे 2 के लिए जो है पॉलीमरेज 2 के लिए वो 1500 न्यूक्लियोटाइड वो ऐड कर सकता है डिसोशिएट होने से पहले।
और वही पॉलीमरेज थर्ड जो है वो 5 लाख न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी है वो 5 लाख न्यूक्लियोटाइड वाली लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। और वो काफी फास्ट काम कर सकता है, ठीक है। इसलिए उसका पर सेकंड भी देख लो, पर सेकंड 250 से 1000, अगर वो पर सेकंड जो है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है तो वो कितनी जल्दी काम करता है वो, ठीक है। वो 5 लाख तक लंबी चेन बना सकता है, ये है उसका। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ये आपका कल आपने जो डिस्कस करे थे कि एंजाइम का आपका डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, ठीक है, दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको डीएनए पॉलीमरेज का? यस हाँ, तो यस देखो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बहुत शोर आ रहा है बैकग्राउंड से, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, शायद किसी का माइक ऑन है। हाँ, अभी एक्चुअली आप लोग अपने को अनम्यूट कर लो, जब कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो अपने आप को वो कर लेना, ठीक है, ओपन कर लेना। अभी सबके सब अपने आप को जो है अनम्यूट कर लो, है ना, मतलब म्यूट कर लो फिर बाद में अनम्यूट कर लेना। आप क्लियर आ रहा है आवाज? यस सर, अब क्लियर है। हाँ, जब क्वेश्चन पूछना होगा तो अपने आप को अनम्यूट कर लेना, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड उसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो ये आपका मल्टीमेरिक प्रोटीन है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे आपके सब यूनिट होते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका 2 अल्फा है, ये 2 अल्फा है, ठीक है। एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन यूनिट है। ये टाओ यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाओ यूनिट, ठीक है। ये उसके बाद आपका जीटा, डेल्टा, गामा, सभी टाइप के आपके यूनिट है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं सबका फंक्शन क्या है। सबका अलग अलग फंक्शन है, जैसे आप देख सकते हैं ऑल ई जीन, ठीक है। ये आपका डेल्टा का क्या काम है, ये इनकोडेड होता है बाय एक जीन है ऑल ई, ये एक जीन है जिसको ये डेल्टा जो है आपका प्रोटीन को कोड करता है। ये क्या स्टिमुलेट करेगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। देखो हमने अभी कहा एक ही पॉलीमर में इतनी सारी एक्टिविटी होती है, प्रूफ रीडिंग की भी होती है, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी भी होती है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है उसमें सब में अलग अलग सब यूनिट होते हैं, ये सब यूनिट का अपना अपना फंक्शन होता है ना। तो ये जो जीन होता है वो आपका ये थीटा प्रोटीन को कोड करता है और वो प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है। सेम वैसी अल्फा, अल्फा जो होता है वो डीएनए क्यू जीन के द्वारा कोड होता है और इसका क्या काम है, 3 to 5 डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। ये आपका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में हेल्प करता है, मतलब 3 to 5 डेज की तरफ ये कट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका डीएनए जी के द्वारा ये भी कोड होता है, आपका अल्फा डीएनए ई के द्वारा। इसका जो आपका पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी है, ठीक है, ये अल्फा का ही पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी जो है वो किसके द्वारा कोड होता है, डीएनए ई, ठीक है, उस जीन का नाम दे दिया गया है। हम नीचे देखते हैं यहाँ पर टाउ को देखते हैं, पहले टाउ को देखो, यहाँ पर एक आपका जीन है डीएनए एक्स, ठीक है, वो किसको कोड करता है, टाउ को कोड करता है। तो टाउ क्या करेगा, एक्ट टू डाइमराइज 2 ऑफ द कोर एंजाइम अल्फा एप्सिलॉन या आपका डेटा, ये इसको जो है वो डाइमराइज कराने का हेल्प करता है, कौन, टाउ, ठीक है। उसके बाद आपका एक है हॉल डी जो कोड करता है, ये आपका है एप्सिलॉन वाला है आपका, ये आपको कोड करेगा आपको, ठीक है। होल्ड जो आपका है हो HOLD जीन जो है वो क्या करेगा, इन द इंटरेक्शन विद द वाई एंड एक्स, ठीक है। ये एक अलग अलग आपका क्लैंप लोडर वाला भी आएगा जो आपका डीएनए जो है वो ऐसे करके आपका हैंग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग प्रोटीन ही होता है जो इसको लोड करने का काम करता है, ठीक है। एक आपका ये SSB वाला आ गया, देखो ये आपका जीटा बोलते हैं इसको, है ना, जीटा जो है वो आपका हो HOLC जीन द्वारा कोड होता है और ये किसके साथ इंटरेक्शन करता है, SSB प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है। यहाँ पर डेल्टा आ गया, डेल्टा 1 करके है ये, फिर डेल्टा है ऊपर। तो ये जो हॉल डेल्टा जो है वो हॉल बी के द्वारा कोड होता है, ये क्लैंप लोडर है, समझ आ रहा है, ये क्लैंप लोडर। क्लैंप लोडर मतलब जैसे हम किसी क्लैंप में रस्सी को हैंग करते हैं, लटकाते हैं, सेम वैसी जो अभी मैंने बताया, ये आपका क्लैंप हो गया, यहाँ से आपका डीएनए जो है वो पास होता है, ठीक है, तो वो उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। तो क्लैंप लोडर का काम कौन सा करता है, डीएनए पॉलीमरेज का डेल्टा सब यूनिट, डेल्टा 1 डेल्टा प्राइम बोल सकते हो। सेम वैसी जो आपका प्लेन डेल्टा है वो भी क्लैंप ओपर का काम करता है, क्लैंप ओपनर, मतलब ये डीएनए को बाइंड करने के लिए क्लैंप को ओपन करेगा, ठीक है। इसके लिए एक जो जीन है वो हॉल ए करके जीन है, ठीक है।
तो सब यूनिट जो है वो अलग अलग जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और सब जो जीन है वो अपना अपना प्रोटीन बनाते हैं और डीएनए पॉलीमरेज को असेंबल करते हैं। समझ आ रहा है? सेम वैसे आपका ये क्लैंप लोडर, ये लोड करने का काम करेगा, है ना। तो आपका गामा है, ये गामा डेल्टा ये सब मिलके जो है वो आपका लोड करने का काम करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? तो ये आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें इतने सारे सब यूनिट होते हैं, और ये जो सब यूनिट है वो अलग अलग जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। सब जीन जो है वो अपना प्रोटीन बनाएंगे और वो असेंबल होकर एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा, और ये डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है उसके फिर सब यूनिट जो है वो अपना अपना काम करेंगे। कुछ प्रूफ रीडिंग करेंगे, कुछ पॉलीमराइज करेंगे, कुछ डीएनए को आपका होल्ड करने का काम करेंगे, क्लैंप वाला काम करेंगे। तो इस प्रकार ये आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है। समझ आ रहा है? क्लियर है? सर थीटा और अल्फा दोनों डीएनए मतलब डीएनए ई के थ्रू इनकोडेड होंगे और वो होल ई जीन के थ्रू इनकोडेड होंगे। हाँ हाँ, वही अलग अलग है सबका, है ना। तो इसमें यस। आपका जो डीएनए थीटा जो है वो ई के द्वारा कोड हो रहा है, ठीक है। और थीटा के नीचे एक और है आपका, वो एप्सिलॉन है, ठीक है। वो आपका डीएनए क्यू के द्वारा कोड हो रहा है। और अल्फा जो है वो ई के द्वारा कोड हो रहा है। एरो को देखना, लाइन को, यस सर। है ना। तो वो है, जैसे ये यस। अल्फा के लिए ये दिया हुआ है ना, एप्सिलॉन के लिए क्यू है, और ये थीटा के लिए आपका ई है। तो वो अलग अलग है भाई। बाकी ये वाला भी इसी में ही आएगा, वो एक ही बार कोड किया है, ऐसा है ये, है ना। तो यस अल्फा सर। अल्फा के 2 यूनिट होते हैं, ये दिख रहा है 2 यूनिट है। थीटा के 2 यूनिट होते हैं, एप्सिलॉन के 2 यूनिट होते हैं, टाउ के 2 यूनिट होते हैं, ये 2 हो गए, ठीक है। गामा के 2 यूनिट होते हैं, है ना। ये आपका साई बोलते हैं शायद इसको, हाँ साई जो है उसका जो है 1 यूनिट है। काई अलग है, और डेल्टा के 2 यूनिट होते हैं। तो वो इस प्रकार से मल्टीमोरिक प्रोटीन होता है ना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक और स्ट्रक्चर है उसी का, वैसे ही है, उसी का दूसरा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इतना समझ आया? और कुछ डाउट है किसी को? नो सर। यस सर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था प्राइमर, प्रोब एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में, किसी ने कुछ पढ़ा उसके बारे में, कुछ सर्च किया? किसी को पता है तो बताओ। पता है किसी को? कल का जो क्वेश्चन था प्राइमर, वो न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे, तो वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मींस जो न्यूक्लियोटाइड के 10 मोनोमर यूनिट्स मिलके बनाएंगे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, उसी को कहेंगे ना सर। मींस शुगर फॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप शुगर और बेसिस। कितने लॉन्ग, कितने न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए या होता है? लेंथ 10 लेंथ 10 टू ओनली 10 होंगे ना सर हाँ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है ठीक है, तो। 10 से 20, जनरली 20 तक बोल सकते हैं। अब प्रोब में क्या डिफरेंस है? प्रोब क्या होता है? प्रोब कहाँ सुना नाम? सब प्रोब मतलब आर्टिफिशियल होता है क्या सर? शायद मुझे इतना ही समझ आ पाया, आर्टिफिशियल होता है। और प्राइमर जो वो रेप्लिकेशन के टाइम पे जो नेचुरल रहता है वो। हम्म, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली जो होता है वो 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड का ही, ओलिगो मतलब ही होता है स्मॉल होता है, ठीक है। ओलिगो का मीनिंग ही स्मॉल होता है। तो जो 10 से 20 या 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का जो आपका डीएनए का आपका स्ट्रैंड होगा उसको हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का चेन, ठीक है। प्रोब जो होता है बेसिकली आपका, वो भी आपका 20 to 50 न्यूक्लियोटाइड का होता है प्रोब, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है आपका साइज। वो प्रोब आपका बेसिकली जो होता है वो डीएनए का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ही होता है, उसको सिंथेसाइज किया जाता है किसके लिए? डिटेक्शन के लिए, ठीक है। जब आप अभी पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग जब आप करोगे, सदर्न ब्लॉटिंग में जिसमें आपका
विजुअलाइजेशन के लिए आपका डीएनए या प्रोटीन कहाँ पर बाइंड हो रहा है, उसका कम्प्लीमेंट्री रीजन क्या है, उसको फाइंड करने के लिए हम प्रोब को अटैच करते हैं। ठीक है, तो वो आप टेक्निक्स में पढ़ोगे। और आरएनए प्राइमर आपको पढ़ा, प्राइमर भी आपका वो अप्रॉक्स 50 न्यूक्लियोटाइड का ही मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, प्राइमर आपका, आपने जो डीएनए एप्लीकेशन में पढ़ा वो तो है ही प्राइमर, इसके अलावा आपने उसमें भी सुना होगा पीसीआर एप्लीकेशन। जब हम पीसीआर रन करते हैं तो वहाँ पर भी हमको प्राइमर की जरूरत पड़ती है। समझ आ रहा है? तो प्राइमर भी आपका एक कम्प्लीमेंट्री डीएनए का ही कम्प्लीमेंट्री का ही स्ट्रैंड होता है। समझ आ रहा है? तो इसमें दो या तीन मेजर डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है और उसका एप्लीकेशन। समझ आ रहा है? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड भी बेसिकली जो है वो आपका आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होता है ना, तो हम उसको डिपेंड करते हैं किस किस से क्या क्या होता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना, बेसिक डिफरेंस कि किसके बीच में क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको कल एक टेबल भेजा था कि प्रोकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लोग इसको और देख लो आज कि दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। हमने प्रोकैरियोट्स अपना लगभग खत्म कर लिया है ना। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो आपका यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। पूछो। सर वो जो प्रोब है उसको अगर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होगा तो फिर कैसे टाइप का होता होगा सर वो एक्चुअली वो जैसे आपका, आप लोग को पता होगा वैसे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ये सब हम लोग जो है ना इन विट्रो भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? इन जी सर, विट्रो मतलब वो टेस्ट ट्यूब पीसीआर। में। ठीक है, यस उसमें हम उसको पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ऐड करते हैं, है ना। जैसे आप यस पीसीआर करते हैं तो उसमें डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है, उसमें हम टैग पॉलीमरेज ऐड करते हैं ना। ठीक है, यस तो सर। आप उसमें आपका जो वो रहेगा टेस्ट ट्यूब रहेगा या जो भी आप एपेंड्रॉप ट्यूब में करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को जो एनटीपीज हम बोलते हैं, ठीक है, एटीपी वाला, जीटीपी वाला, टीटीपी वाला, सीटीपी वाला, वो सब न्यूक्लियोटाइड को हम उसमें बफर के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। उसके बाद उसमें उसमें एंजाइम डालते हैं अपन, पॉलीमरेज एंजाइम, टैक वाला या कोई भी दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम। समझ आ रहा है? उसके बाद उसमें उसका जो भी मेटल आयंस का जो कंपोजिशन रहता है, बफर भी रहेगा, एंजाइम भी रहेगा, कुछ मेटल आयंस भी रहेंगे, और वो रिएक्शन को हम फिर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जब उसमें रिएक्शन होगा ना तो पॉलीमरेज जो है वो अपना काम करेगा, वहां पर जितने भी एंटीपीज रहेंगे उसको वो जोड़ के जो है वो आपका क्या करेगा, वो प्रोब या जो भी है आपका वो बनाएगा। समझ आ रहा है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, तो उसको सर क्रिप्टोफोरेसिस से उसको चेक करते हैं, फिर उसका सीक्वेंस क्या है, कौन सा सीक्वेंस बना, वो सब चेक करते हैं। वो पूरा प्रैक्टिकल वाला अप्रोच है। समझ आया? यस सर। वो आप लोग जब पीएचडी वीएचडी करोगे ना तो उस समय जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काम करेगा वो बनाते हैं हम लोग सब। प्राइमर डिजाइन करते हैं, आपको कौन सा प्राइमर की जरूरत है। अभी कोरोना इतना चल रहा है, कोरोना का डिटेक्शन करने के लिए भी प्राइमर की जरूरत पड़ती है, आरएनए प्राइमर की, है ना। तो उसके लिए प्राइमर आप कैसे बनाओगे, तो वो सब चलता है अभी। तो आपको जो सीक्वेंस पहले आप फाइंड करोगे, जिस सीक्वेंस में जो सीक्वेंस आपको मिलेगा, जैसे कोरोना वायरस में जो सीक्वेंस है, जिस जीन का सीक्वेंस है उसका आप प्राइमर बनाओगे, वो प्राइमर जो है वो उसी जीन में जाके बाइंड करता है। जब वो बाइंड करेगा तो फिर वो एम्पलीफाई होगा, तो वो जीन अगर दिखेगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो जीन नहीं है तो आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा। ऐसा वाला चलता है। समझ आया? यस सर। तो ठीक है, आज हम इसको यहीं तक करते हैं। तो प्रो कैरेट्स आपका लगभग खत्म हो गया है। मैं ग्रुप में कुछ कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उसको आप लोग चेक करते रहना। ठीक है, और कल देखते हैं, अभी कोशिश करेंगे हम रिकॉर्डिंग वाला ही पढ़े क्योंकि ब्लैक बोर्ड में दिक्कत जा रहा था, है ना। तो अपन कोशिश करेंगे कि जूम क्लास के थ्रू ही पढ़े। मैं पीपीटी बनाऊंगा, उसको शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जूम क्लास में आ जाएंगे, या कभी कभी हो सके तो मैं रिकॉर्ड करके उसका वीडियो भी डालूंगा। ठीक है, तो कल हम कोशिश करते हैं, कल यू कैरियोट्स का पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग अपने तरीके से जो है यू कैरियोट्स का कुछ भी यूट्यूब में वीडियो या आपके पास जो भी बुक है उसमें पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि यू कैरियोट जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स आएंगे। प्रोसीजर सेम है, ठीक है, वैसे ही हेलिकेज वाला आएगा, पॉलीमरेज आएंगे, टर्मिनेशन होगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों होगा। ठीक है, बस आपके जो एंजाइम्स जो प्रोटीन्स है वो अलग अलग आएंगे, है ना। तो आपको वही याद रखना है कि कौन कौन से प्रोटीन्स आ रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं,
वो आपको याद रखना है, ठीक है। और किसी कोई डाउट है, फिर आज क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, ऑफ करो। यस सर, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, फिर आज खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर मैं लिंक भेजूंगा, उसमें कल करेंगे, है ना। यस सर। ओके, ठीक।